Hello student, welcome back to our YouTube channel Vertex Tutorial. I'm Nutan, your chemistry tutor. देखो लास्ट लेक्चर में हमने डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बहुत से टॉपिक जो है वो कवर किए हैं. इफ़ यू हैवंट वॉच ऑल दोज वीडियोस तो पहले उसको जाके आप देखो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बेसिक जो है वो वहाँ पे क्लियर हो गए हैं. ओके तो हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ जो है, जनरल ट्रेंड्स जो है डी और एफ ब्लॉक के, वो स्टार्ट किया था. पर्टिकुलरली हम डी ब्लॉक के बारे में अभी डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं उसके नेक्स्ट टॉपिक. ओके, नेक्स्ट ट्रेंड्स. अब देखो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी. अब ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं. तो सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा कैटालिस्ट, है ना. कैटालिटिक प्रॉपर्टी मतलब कैटालिस्ट. तो क्या होता है कैटालिस्ट, पता है सबको. जो भी हमारे रिएक्शन को एनहांस करता है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन होने के लिए उसको पुश करता है, राइट. सो टू गेट द रिएक्शन प्रोसीड फास्टर, दैट फेलो इज कॉल्ड एज अ कैटालिस्ट, है ना. पता है सबको, ठीक है. तो ये जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है ये डी ब्लॉक के जो बंदे हैं ये शो करते हैं. अब ऐसा क्यों, तो देखो एक चीज़ आपने नोट किया होगा, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो ठीक है, उनके पास शेल भी बहुत सारे हैं, उनके पास वैकेंसीज भी है ना. अब देखो जहाँ पे वैकेंसी है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं. इसलिए हमने देखा था कि वो कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म कर सकते हैं. देखो सपोज अब हमारे क्लास में हम लोग 30 ही बच्चे एडमिशन लेंगे, ठीक है. 30 बच्चे हम एडमिट कर सकते हैं. तो अब हमारे पास 15 स्टूडेंट्स हैं, तो 15 न्यू एडमिशन कैन कम एंड कैन ऑक्यूपाई देयर. समझ में आ रहा है. तो सेम थिंग होगा हमारे एटम्स के साथ. अब जिस एटम्स में इतने शेल्स है जहाँ पे अगर वैकेंसीज पॉसिबल है तभी कोई न्यू इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आके बॉन्ड बना सकते हैं. ओके, अदरवाइज अगर वैकेंसी ही नहीं है तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा क्या. यस, ओके. तो सेम थिंग कैटालिटिक प्रॉपर्टी में हम देखेंगे. कैटालिटिक प्रॉपर्टी मतलब क्या है, अगर आपके पास मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है तो आप कैटालिटिक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो. तो देखो कैसे होता है, देखते हैं. दिस इज ड्यू टू डी ब्लॉक के एलिमेंट को कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों है, बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू एड अप मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने देखा था पहले लेक्चर में. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है या फिर गेन कर सकता है. देखो तो हमने बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट का टेबल देखा था, राइट. स्कैंडियम के लिए कितना होता है, मैंगनीज के लिए कितना होता है, राइट. दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, है ना. तो दे हैव एबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट. तो देखो उसके बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है. उसमें हमने सर्कल भी किया था जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो ऐसा क्यों, इस वजह से क्यों हम उसको कैटलिस्ट यूज़ करेंगे ये हम देखने वाले हैं अभी. तो देखो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग जो आपके कॉम्पिटिटिव में पूछ सकते हैं आपको कि कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करना है. जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस है तो उसमें कौन सा कैटलिस्ट आप यूज़ करोगे, तो यू विल यूज़ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड. देखो अब इसको लिखने का तरीका कैसे होता है, जो भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कर्ली ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट में लिखा जाता है. दैट इज, अगर यहाँ पे 5 लिखा है मैंने, दैट इज इन रोमन, ठीक है, वी रोमन में. मतलब वैनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे, बोलो 5 है. ओके, सो दिस इज V2O5, दैट इज वैनेडियम पेंटाऑक्साइड. देन यू कैन यूज फाइनली डिवाइडेड आयन ऑल्सो इन हार्बर्स प्रोसेस. ओके, अब ये प्रोसेस क्या है ये भी हम पढ़ेंगे जब हमें टाइम मिलेगा, तब हम पढ़ेंगे ये प्रोसेस. कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हार्बर्स प्रोसेस, इसमें हम फाइनली डिवाइडेड आयन यूज़ करने वाले हैं. देन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. देखो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था जहाँ पे भी हम हाइड्रोजनेशन कर रहे थे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यूज़ कर रहे थे हम. निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये वाले पॉइंट्स यूज़ किए थे हमने, ये वाले एलिमेंट्स यूज़ किए थे. तो दैट विल शो यू कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. तो अगर आपने कैटालिस्ट को थोड़ा सा देखा है अभी तक तो मोस्टली हम जो डी ब्लॉक के बंदे हैं उनको यूज़ कर रहे थे, है ना, एज अ कैटालिस्ट. यस, ऑर्गेनिक में भी देखा है हम लोगों ने, तो ये भी आप नोट डाउन कर लो. अब देखो कैटालिस्ट का रोल क्या होता है, मतलब हमें ये तो पता है कि कैटालिस्ट क्या करता है, कोई भी रिएक्शंस होने के लिए उसको हेल्प करता है, राइट, टू एंड फास्टर, टू गेट द रिएक्शन प्रोसीड फास्टर, उसके लिए हेल्प करता है हमारा कैटालिस्ट. अब कैसे, देखो अब ये है सपोज मेरा कैटालिस्ट, एनी कैटालिस्ट,
ठीक है। तो ये है कैटलिस्ट, इसका ये है सॉलिड सरफेस, ओके, एनी कैटलिस्ट, और इसका ये है सरफेस, ठीक है। ये चीज़ें हम सरफेस केमिस्ट्री में भी देखने वाले हैं, पर देख लो यहाँ पे पॉइंट कैसा होता है। तो कैटलिस्ट, ओके, ये है उसका सरफेस, सपोज दिस इज सॉलिड सरफेस। अब यहाँ पे देखो रिएक्टेंट होते हैं हमारे, उसमें हम कैटलिस्ट को ऐड करेंगे। जब कैटलिस्ट को ऐड करेंगे तब जो रिएक्टेंट है वो क्या करते हैं, ये कैटलिस्ट के सॉलिड सरफेस के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आया? कैटलिस्ट के सरफेस में हमने रिएक्टेंट है हमारे, उसमें कैटलिस्ट ऐड किया, तो कैटलिस्ट के जो सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स है डेफिनेटली दे आर ऑन सरफेस, सरफेस पे है, मतलब उनका वैलेंसी फुल नहीं है, पता होगा आपको, है ना। यहाँ पे देखो सपोज दिस इज अवर एटम, तो ये सपोज इसका वैलेंसी 4 है, तो ये 4 एटम्स को क्या होगा, कनेक्टेड होगा। बट ये जो है यहाँ पे, ये वाले बंदे यहाँ से तो पुल हो सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो फोर्स ऑफ यहाँ पे बॉन्डिंग होगा, बट यहाँ पे इनका बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, तो क्या करेंगे, ये रिएक्टेंट इनके साथ बॉन्डिंग करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो जब भी ऐसा सरफेस जितना ज़्यादा है बॉन्ड फॉर्मेशन होते जाएगा, उस वजह से क्या होगा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैट कैटालिटिक सरफेस इंक्रीजेस। समझ में आया सबको? जैसे हमारा ये कैटालिस्ट है, ऊपर के एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड फॉर्म किया हमने, हमारे रिएक्टेंट ने, तो क्या हो गया, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गया। देखो एक्टिवेशन एनर्जी का कर्व होता था, हमने किस में देखा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा है, राइट। ये होता है हमारा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनता है तब क्या होता है, यू विल गेट दैट एक्टिवेशन एनर्जी कर्व, है ना। तो क्या होता है, यहाँ से रिएक्टेंट चालू होगा, बॉन्डिंग ब्रेक होते जाएगा, यहाँ पे जाके एक्टिवेशन एनर्जी हाई होते जाएगा, फिर एक्टिवेशन एनर्जी लो होते जाएगा। और हमेशा अगर प्रोडक्ट का एनर्जी कम होता है रिएक्टेंट के साथ, दैट इज एक्सोथर्मिक, है ना। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। जितना एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, पहले अगर ग्राफ यहाँ पे मिलता था, अब मेरा ग्राफ यहाँ पे मिलेगा, मतलब एक्टिवेट एनर्जी कम हो जाएगा अगर मैं कैटलिस्ट यूज़ करती हूँ। अगर कैटलिस्ट नहीं यूज़ करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर प्रोडक्ट जो बनेगा उसको टाइम लगेगा बनने के लिए। समझ में आ रहा है? यस। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनके बीच में वीकनिंग ऑफ बॉन्ड, तो बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा। वीक हो गया तो easy to dissociate, है ना, easy to get you a new product, and that's how our catalyst will work। समझ में आया? चलो एक बार फिर से देखते हैं कैटलिस्ट कैसे करेगा। देखो दिस इज अवर कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का ये सरफेस है, सरफेस के जो भी यहाँ पे एटम्स है ये कैसा है, यहाँ पे अटैच होगा, इसके साथ अटैच होगा, बट ये जो है वैलेंसी है उसके पास, ये कंप्लीट नहीं हुआ होगा। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि उसके पास बहुत सारे शेल्स है तो वैकेंसी अवेलेबल है ना। वैकेंसी अगर अवेलेबल है तो अगर यहाँ से रिएक्टेंट आता है तो ये रिएक्टेंट क्या करेगा, इसके साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। तो बॉन्ड करने की वजह से उनका एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा, बॉन्ड का वीकनिंग ऑफ बॉन्ड, मतलब बॉन्ड वीक हो जाएगा। सो दैट विल बी क्या हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो गया तो जनरली आपको फटाफट न्यू प्रोडक्ट जो है वो दे देगा, एंड दैट्स हाउ द कैटलिस्ट विल फास्टर आवर रिएक्शन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा कैटलिस्ट का वर्किंग। तो यहाँ पे हमारे ये जो बंदे हैं, कौन से, डी ब्लॉक के जो बंदे हैं, इनका ये स्पेशलिटी है दैट दे कैन बी यूज एज अ कैटलिस्ट। सो दे हैव अ कैटालिटिक बिहेवियर, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, क्योंकि उनके पास बहुत सारे वैकेंसी रहता है, वैकेंसी है तो दे कैन मेक अ मल्टीपल बॉन्ड, ऑल्सो दे कैन चेंज द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करने से रिएक्शन कैसे फास्ट हो जाता है ये हम देखने वाले हैं। सो विल टेक वन एग्जाम्पल। ओके, तो दिस इज आयोडाइड, ओके, I माइनस, ये आयोडाइड आयन है, एंड दिस इज पर सल्फेट आयन। ठीक है, आप ये पॉइंट्स नोट करके रखो, S2O8 माइनस, दिस इज अवर पर सल्फेट आयन। जब इसका रिएक्शन होता है, देखो, सो यहाँ पे रिएक्शन हो गया, सो व्हाट यू विल गेट आयोडीन I2 प्लस, ये बैलेंस कर लिया है, यू विल गेट सल्फेट आयन। ओके, अब देखो यहाँ पे सिंपल रिएक्शन है, देखो इसको बैलेंस भी कर दो, I2 यहाँ पे हो गया, सो 2 टाइम्स करना पड़ेगा। ओके, S2O8 दिस इज 2 टाइम्स SO4,
चार्जेस भी आपको बैलेंस करना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है आपको, तो चार्ज भी बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे किया है यहाँ पे, 2 टाइम माइनस, मतलब 2 माइनस एंड दिस इज 2 माइनस, टोटल कितना हो गया 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस हो गया, और यहाँ पे 2 टाइम्स 2 माइनस मतलब 4 माइनस। देखो बैलेंस कर लिए हमने चार्जेस। हाँ, तो ऐसी अगर आपको रिएक्शंस आती है तो उसमें एक चीज़ नोट करना, आपको चार्जेस भी बैलेंस करना है, बिकॉज यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। ठीक है, हम देखेंगे जब रेडियो एक्टिविटी हम स्टार्ट करेंगे तब आपको इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स भी मिलते हैं, तो हम बाद में देखेंगे उसको। ठीक है, अभी जितने भी आपके पास अगर रिएक्शन आएंगे ऐसे, दिस आर रेडॉक्स रिएक्शन में देखा होगा आपने, तो उसमें आपको चार्जेस भी बैलेंस करना होता है। अब देखो ये विदाउट कैटालिस्ट था तो इसको लगता था टाइम। ओके, अब नाउ विथ कैटालिस्ट करेंगे, तो कैटालिस्ट कौन सा यूज़ किया हमने यहाँ पे, दिस इज आयरन 3। व्हाट इज आयरन 3, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का कितना है, +3 है, दैट इज +3 वाला यूज़ करने वाले हैं हम लोग। दिस इज कॉल्ड एज अ फेरिक आयरन। ओके, एंड Fe+2 अगर आप यूज़ करते हैं दैट इज फेरस। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कैटालिस्ट कौन सा, आयरन +3। ओके, अब रिएक्शन कैसे प्रोसीड फास्टर होता है ये हम देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा आयोडाइड आयन है इसका रिएक्शन होगा हमारे Fe+3 के साथ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe+3 के साथ जब भी रिएक्शन हो रहा है यू विल गेट दिस, ओके, Fe2+, दैट इज यू विल गेट अ फेरस आयन। ओके, फेरिक से क्या मिला आपको, फेरस आयन +I2। ओके, अब ये जो आयन था, अब ये जो यहाँ पे ये रिएक्शन से पॉसिबल मिला है आपको, ये रिएक्ट करेगा हमारे परसल्फेट आयन के साथ। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe+2 रिएक्टिंग विथ S2O8 2-, तो यहाँ पे हमें कौन सा मिल रहा है, फेरिक आयन एंड दिस फेलो। ओके, अब देखो दिस इज नथिंग बट यू कैन कंसिडर एज 2 रिएक्शन जिसको हम ऐड करेंगे, तो हमें ये वाला रिएक्शन मिलता है कि नहीं इसको चेक करना है। तो चलो हम ऐड करेंगे इसको, चलो सो विल ऐड दिस ऑल द फेलो। ओके, टॉइस Fe3+ प्लस टॉइस I-, ओके, ये वाले पूरे बंदे ऐड करने पड़ेंगे, टॉइस Fe2+ प्लस S2O8 2-, यू विल गेट, यस, फटाफट ऐड कर लो सब लोग, क्या मिलता है हमें, सॉरी दिस इज Fe3+ प्लस टॉइस SO4 2-, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे, देखो फटाफट, एनीथिंग गेटिंग कैंसिल्ड, यस, दिस इज टॉइस Fe3+, यहाँ पे दिख रहा है टॉइस Fe3+, देन यहाँ पे Fe2+, Fe2+, मतलब ये जो 2 बंदे हैं, ये वाले यहाँ पे ये 2 बंदे मिले, मतलब एक्चुअली दिस इज द सेम रिएक्शन, बट यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने दिस फेलो को ऐड किया था, कैटलिस्ट को ऐड किया था। क्यों, क्योंकि इससे रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, बिकॉज दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट कन्वर्ट इनटू दिस। आयोडीन तो हो जाएगा, यहाँ पे जो कन्वर्जन है दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट कन्वर्ट। ओके, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, तो उसको लोअर करने के लिए हमने कैटलिस्ट यूज़ किया। अब देखो यहाँ पे आयरन का बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, पता है सबको, राइट, +2 +3 ये भी मोस्ट कॉमनली हम देखते ही है ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ आयरन। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का क्या था, +3 था, अब चेंज होके क्या हो गया है, +2। अब यहाँ पे देखो +2 गेटिंग अगेन कन्वर्टेड विथ +3, मतलब ये खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकता है ना। क्यों कर सकता है भाई, उसके पास वैकेंसी है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, सो इट कैन exhibit different multiple oxidation state, and that's why ये इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा यहाँ से, दैट्स वाई यहाँ पे Fe+2 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको फटाफट क्या मिल गया, आयोडीन मिल गया। अब यहाँ पे इसका क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा और इसको दे देगा, ठीक है। सो यू विल गेट, आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा क्या, नहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ से, राइट, नहीं दे देगा डेफिनेटली। Fe2+ है, यहाँ पे क्या हो रहा है +3,
है ना। +3 मतलब एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तभी उसको +3 हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। मतलब सिंपली क्या है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन दे सकता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण हम लोग इसको कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस डी ब्लॉक एलिमेंट्स दैट दे कैन बी यूज एज अ कैटलिस्ट। समझ में आया सबको। देखिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग। इनको मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। कैटलिस्ट का यूज़ कौन सा होता है, तो सरफेस पे जो भी हमारे ये एटम्स होते हैं उसमें भी वैकेंसी होता है, तो रिएक्टेंट उनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन होने से क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। जो भी हमारे सरफेस पे जो रिएक्टेंट है उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, फिर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई और हमारे बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी वीक हो गई। इसके कारण हमारी रिएक्शन फटाफट हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, दे कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो यहाँ पे Fe+3 चेंजिंग टू +2, फिर से +2 टू +3, दोनों भी स्टेबल ही है। एंड दे कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दैट्स वाई we can use D block elements as a catalyst। समझ में आया सबको। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पहला प्रॉपर्टी अभी ये लेक्चर में हमने देखा, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। समझ में आया? यस, ओके। देन नेक्स्ट हम लिखते हैं, लिखो आप लोग, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड मतलब क्या होता है, देखो तो सपोज दिस आर मेटल एटम्स। ये जो ब्लैक में जो दिख रहा है आपको, ये पूरे मेटल एटम है। अब इनके बीच में जब भी इनका पैकिंग होता है, ये हम देखने वाले हैं पैकिंग क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो ये अगर मैंने इसे एक के ऊपर एक इसको ऐसा अरेंज किया तो इनके बीच में क्या छूट गया, देखो थोड़ा सा जगह छूट गया है। यहाँ पे अगर मेरे स्मॉल एटम ट्रैप हो गए, ठीक है, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो वैकेंट प्लेस दिख रहा है, यहाँ पे अगर छोटे छोटे एटम्स है, ये यहाँ पे अगर ट्रैप हो गए, सो सच कंपाउंड इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। मतलब इफ द स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड inside the metal atoms, that is called as the interstitial compound। लिख लो आप लोग, क्या लिखेंगे, if the small atoms like carbon, hydrogen, nitrogen are trapped inside the metal atoms। मेटल कौन से, हम ट्रांजिशन मेटल के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मेटल एटम्स के अंदर अगर वो ट्रैप हो गए, ओके, दे आर नॉट बॉन्डेड, दे आर जस्ट ट्रैप। क्यों, क्योंकि यहाँ से भी बेचारा जा नहीं सकता ना किधर भी, बिकॉज दीज आर ट्रैप्ड, स्टक हो गए यहाँ पे, यहाँ से निकल नहीं सकते हैं। वो छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं, तो इनको ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड। समझ में आया? यस, तो ये हो गया हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो ये भी फॉर्म कर सकते हैं ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा, ये जो है इनका साइज़ जो है वो बड़ा है। अभी इसके अंदर स्मॉल एटम्स जो है ये फंस गए, तो ये हो गए हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब ये जो एटम्स यहाँ पे फंसे हुए हैं, दे आर नाइदर आयोनिकली बॉन्डेड नॉर कोवैलेंटली। मतलब यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग भी नहीं होता है और आयोनिक बॉन्डिंग भी नहीं होता है, जस्ट दे आर ट्रैप्ड इनसाइड, ओके। और दिस इज कॉल्ड एज अ नॉन स्टोकियोमेट्रिक। नॉन स्टोकियोमेट्रिक मतलब क्या, अगर कोई भी कंपाउंड मैं अच्छे से उसको डिफाइन नहीं कर पाती हूँ न्यूमेरिकली, ओके, इन द सम न्यूमेरिकल फॉर्म। जैसे देखो H2O, व्हाट इज मीनिंग ऑफ H2O, दैट इज स्टोकियोमेट्री। मतलब मैं उसको नंबर न्यूमेरिकली डिफाइन कर पाती हूँ, दैट इज 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो VH 0.56, वैनेडियम मेटल्स, मतलब एटम में वैनेडियम के जो एटम्स है उसके अंदर हाइड्रोजन फंसा हुआ है 0.56। तो यहाँ पे मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता सकती, जैसे हम लोग H2O में बता सकते हैं। H2O में क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीजन का -2 है और हाइड्रोजन का +1 है ऑक्सीडेशन स्टेट। यस, राइट और रॉन्ग? यस, दिस इज -2, दिस इज +1। एक हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन के +2,
टोटल चार्ज 0। तो उसी केस में यहाँ पे मैं फिर ऐसा बोलूँगी क्या कि वैनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज़ -0.56 है? नहीं, मैं उसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकती न्यूमेरिकली, राइट, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए नॉन स्टोक्योमेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल TiH 1.7, so we cannot define it numerically, okay, so that is non-stoichiometric and they are not a normal oxidation state। मतलब जैसे यहाँ पे है -2 +1, ऐसी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे नॉन स्टोक्योमेट्रिक। तो हमने क्या देखा कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऐसा होता है जो नॉन स्टोक्योमेट्रिक होता है, मतलब क्योंकि उसमें ये हाइड्रोजन फंसा हुआ है या फिर कोई भी स्मॉल आइटम अगर इसमें ट्रैप हो गया है, सो वी आर नॉट able to express it in a numerical form, that is called as a non stoichiometric। अब इस वजह से क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है ये इंक्रीज हो जाता है देन प्योर मेटल। सपोज इट वाज अ प्योर मेटल, मतलब इसके अंदर कोई भी एटम्स नहीं हुआ होता, ओके, नहीं फंसा होता, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ये प्योर मेटल का ये कम होता है, ओके, दैन दिस इंटरस्टिशियल कंपाउंड। मतलब अगर हमारे को मतलब वी हैव टू इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट, तो क्या करना पड़ेगा, यस वी हैव टू फॉर्म अ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, तो उससे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। दे आर वेरी हार्ड ऑल्सो, ओके, उनका जो हार्डनेस सबसे हार्ड आपको पता है डायमंड है, तो उतना हार्डनेस अचीव कर सकते हैं इफ़ वी trapped some small atoms inside the metal atom, so they are very hard। then they also exhibit metallic conductivity। तो metallic metals है, आपको पता है metals है तो conductivity definitely होना चाहिए, है ना। तो ये atoms अगर ट्रैप होते भी है, still they can exhibit this metallic conductivity and they are chemically inert, okay, so this is a formation of interstitial compound। समझ में आया सबको? कोई डाउट है क्या किसी को? चलो एक बार फिर से हम लोग ये देखते हैं, बिकॉज गाइज ये जो है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो आप लोग नोट डाउन कर लो बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सैग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे भी नहीं मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से आप नोट डाउन कर लो। कोई डाउट अगर होता है तो आप पोस्ट कर लो, कमेंट कर दो, ओके, आई ट्राई टू मेक वन सेपरेट वीडियो फॉर दैट, ओके। चलो तो फिर से देखते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होता है ना। तो एबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑक्सीजन, जिनके पास ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा, वी कैन यूज़ दैट फेलो एज अ कैटालिस्ट। तो हमको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, तो इसलिए हम उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके एज कैटलिस्ट हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इनको याद कर लेना कॉम्पिटिटिव के हिसाब से। इसका ये सबको समझ में आ गया? यस, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। लिख सकते हो इसको, तो अच्छे से नोट डाउन करके लिख रखो आप लोग, ठीक है। दिस इज़ आर वन एग्जाम्पल, ओके, फ्रॉम फेरिक टू फेरस, फेरस टू फेरिक, दैट वी हैव सीन कैसे हम लोग एक रिएक्शन फास्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट, ओके। एंड नेक्स्ट हमने आज देखा नया प्रॉपर्टी, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल compound। What is the meaning of that? If some small atoms are getting trapped inside the metal atom, that fellow is called as, that compound is called as इंटरस्टिशियल कंपाउंड, जो नॉन स्टोक्योमेट्रिक हो सकते हैं, मतलब हम उसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते, ओके। वी कैन नॉट डिफाइन इन अ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल फॉर्म, दैट इज नॉन स्टोक्योमेट्री। दे आर नाइदर कोवैलेंटली बॉन्डेड नॉर आयोनिकली बॉन्डेड, दे आर जस्ट स्टक इन, दे आर जस्ट ट्रैप्ड इनसाइड। इनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है दैन प्योर मेटल, हार्डनेस भी बहुत ज़्यादा होती है, एंड दे ऑल्सो एग्जिबिट मेटालिक कंडक्टिविटी एंड दे आर केमिकली इनर्ट, ओके। चलो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ अलॉय फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये अलॉय फॉर्म कर सकते हैं ना, जैसे हमने कैटालिटिक प्रॉपर्टी देखा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड देखा, वैसे ही अलॉय फॉर्मेशन। सो व्हाट इज़ अलॉय?
अलॉय क्या होता है? दैट इज़ अ ब्लेंड ऑफ मेटल बाय मिक्सिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स। ओके, अगर उनका प्रपोर्शन हम अलग अलग लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं, ब्लेंड करते हैं, सो दैट विल गिव यू अ अलॉय। तो ये अलॉय फॉर्मेशन का प्रॉपर्टी भी ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिबिट करते हैं। ओके, सो दैट अलॉय मे बी होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये इसका भी कंडीशन होता है कि अलॉय किसके साथ फॉर्म करना है। ऐसा नहीं है ये मेटल ले लिया, इसको ऐड कर लिया एंड यू विल गेट अ अलॉय। ओके, तो उसका कंडीशन होता है। तो व्हाट इज दैट कंडीशन? दैट योर एटॉमिक रेडाई, ओके, तो रेडाई का हमने स्टडी किया है। ओके, सो दैट एटॉमिक रेडाई मस्ट बी 15% ऑफ ईच अदर, मतलब ऐसे एलिमेंट को मैं मिक्स कर सकती हूँ जिनके एटॉमिक रेडाई कितना होना चाहिए? अबाउट 15% ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो उससे जो सिमिलर साइज होता है, प्रॉपर्टीज़ भी मैच करते हैं, तो उस वजह से अलॉय फॉर्मेशन इज़ वेरी स्मूथ प्रोसेस। सो दिस इज अ कंडीशन टू फॉर्म एनी अलॉय। ओके, और ये जो हम अलॉय फॉर्म करते हैं वो हार्ड होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, एंड दैट्स वाई हमें अलॉय फॉर्मेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट अगर ज़्यादा होगा तो उतना हम सस्टेन कर सकते हैं। दैट्स वाई अलॉय फॉर्मेशन इज़ वेरी गुड प्रॉपर्टी एग्जिबिटिंग बाय दिस डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल देते हैं, फेरस अलॉय। ओके, तो ये कॉमनली फेरस अलॉय जो स्टील एंड स्टेनलेस स्टील में हम लोग यूज़ करते हैं। सो दीज आर फेरस अलॉय। ओके, किसके साथ है? क्रोमियम, वैनेडियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, मैंगनीज, इनके साथ अलॉय फॉर्म करता है फेरस, जिसका यूज़ हम स्टील और स्टेनलेस स्टील में करते हैं। ठीक है, अब और एक पॉइंट है इसमें, ट्रांजिशन मेटल प्लस नॉन ट्रांजिशन मेटल, इनका भी हम अलॉय फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था। अब ये जो डिस्कशन था दैट इज़ फॉर अवर डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें ये जो फेरस अलॉय दैट इज़ ऑल्सो अवर, फेरस इज ऑल्सो अवर वन ऑफ द डी ब्लॉक कंपाउंड। इसके साथ भी अगर ये करता है, दीज आर ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, तो इसके साथ अलॉय फॉर्मेशन पॉसिबल है। और ट्रांजिशन मेटल एंड नॉन ट्रांजिशन मेटल, ओके, इसके साथ भी फॉर्मेशन हम कर सकते हैं, जैसे कॉपर प्लस जिंक। यस, तो देखो जिंक इज ट्रांजिशन मेटल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है जिंक ट्रांजिशन मेटल? डेफिनेशन द फर्स्ट लेक्चर याद आया? यस, सो कॉपर प्लस जिंक यू विल गेट अ ब्रास। Okay, so this is also you can form an alloy. Also copper plus tin you will get bronze. Okay, and these are the alloys जिसका हम बहुत सारा यूज़ करते हैं, ब्रास का, ब्रॉन्ज का। Okay, so this is a property of a transition element, that is alloy formation। समझ में आया सबको? फिर से देखते हैं एक बार। alloy formation क्या होता है? That is a blend, that is a mix of all the डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डिफरेंट प्रपोर्शंस, राइट। तो इसको हम ब्लेंड करेंगे तो वो होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, बट वहाँ पे कंडीशन होता है। कौन सा कंडीशन होता है? कि उनका जो जिन मेटल को हम मिक्स कर रहे हैं उनका रेडियस जो होता है, एटॉमिक रेडियस कितना होना चाहिए? ईच अदर 15%। ठीक है, इतना होना चाहिए। ये अलॉय बनाने क्यों बनाते हैं हम लोग? क्योंकि उसका हार्डनेस ज़्यादा होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सो दीज आर द यूजफुल प्रॉपर्टीज, राइट। तो इसलिए हम लोग अलॉय को फॉर्म करते हैं। देन फेरस अलॉयज, फेरस मतलब इसमें हम ऐड करेंगे कौन से? क्रोमियम, वैनेडियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, मैंगनीज, जिसका हम यूज़ स्टील या स्टेनलेस स्टील में जैसे हम डेली करते हैं, राइट। और ट्रांजिशन में नॉन ट्रांजिशन मेटल अगर ऐड करते हैं तब भी हमें मिलता है अलॉय, जैसे कॉपर प्लस जिंक। जिंक इज नॉट ए ट्रांजिशन मेटल, जिसको बोलते हैं हम ब्रास। देन कॉपर प्लस टिन, जिसको बोलते हैं हम ब्रॉन्ज। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, अब हम बढ़ेंगे द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दैट इज द ट्रेंड्स इन M2+ M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द 11th क्लास, दैट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन में हमने देखा है। तो अब आप क्या करना, सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन में 11 का जो टॉपिक है वो खोलो, उसको पढ़ो आप लोग, है ना। कोई डाउट है तो मुझे पोस्ट करो, डेफिनेटली आई विल मेक वीडियो ऑन दैट,
ठीक है। तो वहाँ वो जो हमको टेबल है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, पहले तो इस वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद वो 11th का बुक लेके आओ, टेक्स्ट बुक, उसमें आपको एक रेडॉक्स रिएक्शन में टेबल दिखेगा, ठीक है। तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप साथ में लेके बैठो। उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो देखो जब भी हम क्या करते हैं, दो सपोज बीकर है, वी हैव टू डिफरेंट सॉल्यूशन, वी हैव इलेक्ट्रोड्स, तो हाइड्रोजन के साथ हम कंपेयर करने वाले हैं द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर हम फाइंड करेंगे एंड दैट पोटेंशियल एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करेंगे। तो आपको पता है दैट हमारे पास ऐसा एक ग्राफ है, उसमें दिया है, टेबल दिया है पूरा। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डिनोट करते हैं हम ये ई माइनस से, ओके, ई और ऊपर ऐसा इसमें माइनस, ठीक है। तो दैट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं हम लोग 0, ओके। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल कंसिडर 0 एट पर्टिकुलर वैल्यूज, ठीक है। सो दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हाइड्रोजन का हो गया 0, ओके। सो वी हैव टू एक्सट्रीम, लिथियम एंड दिस फ्लोरीन, ओके। सो लिथियम के जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज -3.05 और यहाँ पे +2.87। तो इन बीच अभी हमें एनसीईआरटी में इतना ही है 11th-12th में, ठीक है। वी हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑल्सो, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, बट हमें इतना ही दिया है, ठीक है। सो वी आर रेस्ट्रिक्टेड विद दिस, ठीक है, -3.05 टू +2.87। सो हाइड्रोजन का आपको याद रखना है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम नोट करने वाले हैं, दैट इज़ हम क्या देखने वाले हैं अभी, ट्रेंड्स, ओके, इन M2+2 M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उसके पहले हम लोग ये वाला जो टेबल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप समझ लो पहले, ठीक है। देखो हमने जो मोस्टली डिस्कशन है दैट इज़ विथ 3D, है ना। 3D में कौन से थे हमारे, इसको रिवाइज कर लेंगे, साइंस टीचर विक्रम कृपलानी, मैन फेकोनी कुजन, ओके। तो इनके साथ अब ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहाँ पे, सो दिस इज अवर, दिस M स्टैंड फॉर अवर ट्रांजिशन मेटल, ओके। तो इसका मैंने बस लास्ट पॉइंट लिखा है, ठीक है, दैट इज अवर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। आर्गॉन के बाद 3D1 4s2, पहले 4s2 देन 3D1 में जाएगा इलेक्ट्रॉन। लाइकवाइज मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है, हमने पहले किया था ना फर्स्ट लेक्चर में। तो आप भी अब क्या करना, इसको अच्छे से फिलअप करो, ओके। पता है सबको, यहाँ पे 3D4 4s1 हो सकता था, बट देर इज एक्सेप्शन, देखा था हमने। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएगा, 3D5 4s1 हो गया। तो लाइकवाइज यू फिलअप, ओके। उसके बाद अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, M2+। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। M जो हमारा मेटल है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। तो चलो यहाँ से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रही हूँ तो पहले इलेक्ट्रॉन किसके जाते हैं, S के जाते हैं, देखा था हमने, यस। तो यहाँ से 4s से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो दैट इज आपका जो 4s है वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है, बाकी जगह जिसमें 4s2 है वहाँ पे तो प्रॉब्लम होगा नहीं। प्रॉब्लम किसके साथ हो रहा है, क्रोमियम के साथ। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यू विल गेट 3D4 4s0। समझ में आया सबको। सेम वे में अब क्या करना है हमें, M3+। 3+ मतलब ये जो हमारा ट्रांजिशन मेटल है उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो देखो 2 तो हमने निकाल दिए ऑलरेडी, अब इसमें से और 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। देखो यहाँ पे 3D1 4s0, मतलब यहाँ पे तो एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या, 3D1 में से इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गया मतलब हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा, ओनली आर्गॉन। यहाँ पे देखो मैंने 4s0 को हटा दिया है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गया तो क्या हो गया, 3D1। सेम वे आप चलते जाओ, ओके। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ जो है दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज देखो ये जो है, अब यहाँ से अगर आप देखते हो यहाँ पे समझ में आएगा 3D10 दिस इज फुलफिल्ड या फिर हाफ फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन। तब क्या होता है, वो स्टेबल होता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉन से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, बिकॉज वी आर डूइंग M+2 M+3, राइट, मतलब इलेक्ट्रॉन को मुझे क्या करना है, निकालना है। डेफिनेटली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगा। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। 3D10 इट इज़ फुलफिल्ड, तो हियर इट इज़ नॉट पॉसिबल। हियर ऑल्सो बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर, दैट्स वाई हियर ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ओके।
डेफिनेटली एक्सेप्शन है, यहाँ पे तो मैम हो सकता है, देखो 8 यहाँ पे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चले गया तो 3d7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे तो हो सकता था बट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक्सेप्शनल केमिस्ट्री है ना भाई, स्टार्ट हो गया ना। तो देखो यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव करते जाएंगे। ओके, इसका यूज़ करने वाले हैं। ये समझ में आया? टेबल पॉज करो, आप खुद से फील करो और फिर यहाँ पे चेक करना एवरीबडी। देखो अब यहाँ पे मैंने ये जो वैल्यूज़ है, दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जो वैल्यू है ना, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू लिखी है मैंने। देखो कौन सी है। स्कैंडियम के लिए इट इज़ नॉट गिवन। वाई? स्कैंडियम के लिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो है दोज आर नॉट गिवन एट ऑल। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते, तो दैट इज़ नॉट गिवन। दिस इज़ द डेटा एक्सपेरिमेंटली डन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट इसका किया है और उससे हमने ये डेटा बस राइट डाउन किया है। ठीक है, देन टिटेनियम के लिए देखो कितना दिया है, m to m+2, मतलब इतना मेटल से m+2 आयन में जाने के लिए मुझे कितना इलेक्ट्रोड लगने वाला, पोटेंशियल लगने वाला है, दैट इज़ गिवन हियर, दैट इज़ -1.63। ऐसा पूरा यहाँ पे पोटेंशियल लिखा है। तो एक चीज़ अगर आप नोट करते हो, क्या नोट किया आपने? एक चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द वैल्यूज इफ़ यू आर लुकिंग दिस ट्रेंड m+2 m, मतलब मेटल आयन से मुझे क्या आना है, m मेटल से मुझे, मेटल जो है उससे मुझे आयन में m+2 में जाना है। सो दिस ट्रेंड अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू दिखेंगी। कौन सी वैल्यू दिख रहा है? दैट इज़ फॉर अवर कॉपर। कितना है? +0.34 एंड दैट इज़ द एक्सेप्शन। तो व्हाट इज़ एक्सेप्शन हियर? इफ यू लुक दिस ग्राफ, क्या दिया है, यहाँ से स्टार्ट किया है हमने जिंक तक के, टिटेनियम टू जिंक, सो विल गेट सच अ ट्रेंड। ओके, बट ये जो है हमारा रेफरेंस लाइन 0 से ऊपर ये जो है, दिस इज अवर कॉपर। सो कॉपर का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज पॉजिटिव। माइंड में फिट कर लो फटाफट कि कॉपर का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये है पॉजिटिव। बाकी जो भी हमारे 3D के बंदे हैं उनका सभी का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज निगेटिव। तो इसलिए कॉपर क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया रिलेटेड टू अवर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो यहाँ पे दिस इज अवर ट्रेंड। अब देखो ये जो है, ये रेड मार्क्स जो है दैट इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ओके, जो एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व्ड वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं, दीज आर ऑल कैलकुलेटेड। ये जो ग्रीन में दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ये तो मैच कर रहा है, बट फॉर कॉपर, फॉर निकेल, sorry this is not a copper, this is फेकोनिकुजन, राइट, कोबाल्ट के लिए देखते हैं, निकेल के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? डिफरेंस मिल रहा है फ्रॉम ऑब्जर्व एंड द कैलकुलेटेड वैल्यू। तो ठीक है, उतना चलता है, बट दिस इज आवर ट्रेंड। बट यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आवर कॉपर इज एक्सेप्शन, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव। ओके, अब ये ऐसा क्यों होता है तो ये भी हम देखते हैं। डेफिनेटली एक्सेप्शन है तो भाई एक्सेप्शन है ना। चलो, अब ये क्या होता है, कोई भी मेटल रिड्यूस होता है। कब रिड्यूस होता है? जब वो हाइड्रोजन को लिबरेट करता है, तब हम बोलेंगे कि रिडक्शन इज देयर। अब देखो यहाँ पे दिस इज आवर मेटल, एनी मेटल, ट्रांजिशन मेटल के बारे में बात करें, मेटल प्लस दिस इज आवर एसिड। अगर हमारा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को जो है वो लिबरेट करना चाहिए, तब रिडक्शन पॉसिबल है। ओके, सो तभी हमारा ये रिएक्शन होगा। अगर कोई मेटल हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तब अगर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, सो दैट इज क्या बोलेंगे हम लोग? रिडक्शन इज पॉसिबल। ओके, बट यहाँ पे एक्सेप्शन कौन सा है? तो अगर मेटल हम कॉपर लेते हैं, देन कोई भी हम एसिड लेते हैं, तो यहाँ पे रिएक्शन जो है ये रिएक्शन नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि ये रिड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, रिडक्शन नहीं कर सकता। अब देखो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पॉजिटिव इसका वैल्यू। अब देखो एक चीज़ नोट कर लेना, ठीक है, रिडक्शन तभी पॉसिबल है, रिडक्शन इज ओनली पॉसिबल, किसका पॉसिबल है? जिसका वैल्यू ग्रेटर है।
ओके, जिसका वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, उसका ही रिडक्शन है। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेटल ले ले एंड दिस इज अवर HX हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कितना हो गया, दिस इज +1, ठीक है, दिस इज -1, ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, दिस इज +1, दिस इज -1, यहाँ पे कितना है, इसका 0 है। ओके, तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन को देखते हो तो हाइड्रोजन का यहाँ पे H2, दिस इज 0 हो गया। कोई भी मॉलिक्यूल होता है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, तो +1 to 0 जा रहा है, यहाँ पे +1 to 0 मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कब हो रहा है, अगर हमारा ये जो क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिशन मेटल है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है तो ही पॉसिबल है। ओके, देखो जैसे हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना होता है, हमारा रिडक्शन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन इज 0। ओके, तो जिसका ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका ज़्यादा होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। सपोज मैं यहाँ पे मेटल लेती हूँ, तो मेटल मैंने ले लिया, कोई भी अगर मेटल ले लो आप, MnCr कोई भी ले लो, एवरीथिंग इज निगेटिव एक्सेप्ट दिस कॉपर, एवरीथिंग इज निगेटिव। तो दिस इज निगेटिव, कोई भी वैल्यू हो, ठीक है। सो मेटल का है निगेटिव, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इज 0 एंड दिस मेटल इज निगेटिव। तो जिसका ज़्यादा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। देखो यहाँ पे डेफिनेटली हाइड्रोजन का 0 है, मेटल का निगेटिव है, तो दैट्स वाई दिस हाइड्रोजन यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिडक्शन इज देयर, बट द एक्सेप्शन इज कॉपर। क्यों, सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे हाइड्रोजन 0 है और कॉपर अगर मैं लेती हूँ तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो रहा है, 0.34। मतलब किसका ज़्यादा है, यहाँ पे 0 बड़ा है या फिर +0.34 बड़ा है, बोलो फटाफट कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। मतलब यहाँ पे इसका रिडक्शन होना चाहिए, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज एक्सेप्शन, सो दिस विल नॉट रिड्यूस। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। ये जो है, जो देखो यहाँ पे मैं फिर से बताती हूँ आपको क्या हो रहा है। कोई भी एक चीज़ आप याद रखना, कौन सी चीज़ याद रखोगे, जब भी रिडक्शन होता है, जैसे देखो यहाँ से हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, दिस इज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दिस इज 0, यहाँ पे रिडक्शन +1 to क्या हो रहा है, 0, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, राइट। सो रिडक्शन जब भी होता है, रिड्यूस होता है, तब क्या होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है तब कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो हमारा मेटल था इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होना चाहिए और हाइड्रोजन का तो आपको पता है 0। मतलब जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो ये रिड्यूस हो गया, देखो यहाँ पे +1 to 0 ये रिड्यूस हो गया। ओके, +1 to 0 रिड्यूस हो गया जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है। अब यहाँ पे कॉपर और हाइड्रोजन के केस में जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, कॉपर, तो कॉपर रिड्यूस होना चाहिए। कॉपर अगर रिड्यूस होता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होता है, सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। समझ में आया सबको, अभी समझ में आया, यस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से देखते हैं हम लोग, हमने क्या स्टार्ट किया था, ट्रेंड्स में कौन सा एक्सेप्शन मिला, कॉपर क्यों मिला एक्सेप्शन, पता नहीं, एक्सेप्शन है इसलिए मिला, ठीक है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट किया गया तब उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना मिला, पॉजिटिव मिला। ओके, सो दैट्स व्हाई दैट बिकम्स एक्सेप्शन एंड हेंस दैट कैन नॉट रिड्यूस दिस हाइड्रोजन, तो आपको हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगा। बाकी की कोई भी वैल्यूज़ लेते हो, दोज आर ऑल निगेटिव। हाइड्रोजन होता है 0, दोज आर ऑल निगेटिव। बड़ा कौन सा है, 0 बड़ा है, इसलिए वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे दिस इज अवर ट्रेंड, दैट इज दिस वे, तो ओनली एक्सेप्शन इज कॉपर। अब और एक चीज़ यहाँ पे आप नोट करना है, कौन सा, स्टेबिलिटी। ओके, तो देखो M से M2+ में जाना है, तो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। अगर आप ट्रेंड यहाँ से देखते हो तो देखो -0.25 माइनस निगेटिव होते जा रहा है धीरे धीरे, बट यहाँ पे एकदम सडन निगेटिव हो रहा है, दिखा आपको, दिस इज -0.44 एंड दिस इज
1.18 एंड दिस इज अगेन -0.9, राइट। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें जो वैल्यूज़ है ये प्रॉपर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला देखते हैं। Mn के लिए दिस इज 3d5 4s2, ये कहाँ जा रहा है हमें Mn 2+ कितना 3d5 4s0। सो दिस इज ऑल्सो अ एक्सेप्शन बोल सकते हैं हम लोग कि इट इज़ नॉट फॉलोइंग अ प्रॉपर ट्रेंड। ओके स्टूडेंट, और एक पॉइंट आपको नोट करना है, दिस इज M3+ to M+2। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको करेक्ट कर लेना। दिस इज M3+ to M+2। ओके, मतलब यहाँ से देखो, अब यहाँ से +2 से हम लोग +3 में आएंगे, +2 से लेके हम +3 में आएंगे। लिखने का तरीका होता है M to M+2, सेम वे में M+2 to M+3। सो +2 से लेके +3 में आएंगे। देखो यहाँ पे अगर आप देखते हो +2 to +3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। +2 to +3 एक इलेक्ट्रॉन चलेगा, सो दैट विल गिव यू अ नोबल कॉन्फिगरेशन, राइट, आर्गॉन, राइट। तो ये स्कैंडियम के लिए यहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो अगर देखते हो आप लोग, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में है। इट विल ट्राई टू बी स्टेबल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टिटेनियम, टिटेनियम के लिए देखते हो M3d2 4s0 3d1, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। +2 to +3 कितना मिल रहा है आपको, कम मिलेगा यहाँ पे अकॉर्डिंगली। अगर इसको देखो M to M+2, यहाँ से क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा है, बट रिलेटिवली M+2 to +3, ओके, मतलब +2 से +3 के जाने के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है। अगर आप ये देखते हो तो यहाँ पे देखो, दिस इज +1.57 फॉर दिस +2 to +3। देखो यहाँ पे +2 to +3। अब देखो यहाँ पे अगर देखते हो Mn के लिए, दिस इज 3d5 एंड 3d4 मैंने आपको बताया था। यस, कॉन्फ़िगरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। देखो क्या होता है, D जो होता है हमारा, D 1 2 3 4 5, D को हम स्प्लिट कर सकते हैं, राइट। सो वी कैन स्प्लिट आर D इन EG एंड T2G लेवल, है ना। तो ये आपको पता है सबको। तो यहाँ पे जब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है, ठीक है, तो ये भी बहुत मैटर करता है फॉर डिसाइडिंग अवर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑल्सो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, इफ़ आई एम फिलिंग दिस 5 इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, तो कैसे फील होता है, पहले यहाँ पे और फिर यहाँ पे। तो दिस इज अवर एक्स्ट्रा स्टेबल, है ना, क्योंकि हाफ फिल्ड है, फुल फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, तो एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो ये देखो यहाँ पे अगर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भी पॉसिबल है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। आई वॉन्ट टू फिल द 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस विल स्प्लिट लाइक दिस, राइट, 2 and 3। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, बोलो कहाँ पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो हाफ फिल्ड, या फिर इसको सीधे सीधे बोलते हैं T2G इफेक्ट, इसको बोलेंगे हम हाफ फिल्ड, ओके, बिकॉज 5 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हाफ फिल्ड हो गए। और यहाँ पे हम बोलेंगे इसको T2G इफेक्ट, उसके कारण भी हमें क्या मिलती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। तो देखो यहाँ पे Mn के लिए, Mn+2 में कितना हो रहा है, 3d5 4s0, यहाँ से Mn+2 to +3 जाने वाला है। तो इसको अगर आप देखते हो यहाँ पे, सो यू विल गेट दिस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ से +2 to +3 अगर उसको जाना है, सो दिस इज हाफ फील्ड। हाफ फील्ड से क्या हो रहा है, ये स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इसको क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। दिस इज ड्यू टू द हाफ फील्ड, ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल्सो क्रोमियम के लिए भी अगर आप देखते हो +2 to +3, सो दिस इज +2 to +3। नाउ दिस इज ड्यू टू द T2G इफेक्ट। T2G इफेक्ट के कारण ये क्या है, बोलो स्टेबल है, ओके। सो अकॉर्डिंगली आपको जो है वो वैल्यूज़ मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखो M to M+2, दिस इज हाफ फील्ड, हाफ फील्ड से यहाँ पे आ रहा है, तो इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा कंपैरेटिवली ज़्यादा लगने वाला है। यहाँ से अगर यहाँ आता है +2 to +3 आता है, तो कंपैरेटिवली कम लगेगा, क्योंकि इट विल ट्राई टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू बिकम हाफ फील्ड, ओके, T2G लेवल फील्ड, राइट। सो दैट इज कंपैरेटिव वैल्यूज। अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो इस चीज़ का, तो आपको समझ में आएगा ये ट्रेंड। बट फॉर हमारे एग्जाम रिलेटेड हम क्या क्या याद रखने वाले हैं, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द एक्सेप्शन इज कॉपर, ओके, उसका कितना होता है
रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है उसका, या सॉरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है उसका, प्लस होता है। ओके, इसलिए वो रिड्यूस नहीं कर पाता। ठीक है, दैट्स वाई दैट रिएक्शन इज़ नॉट फॉरवर्डेड। समझ में आया सबको? तो चलो इसको हम समराइज करते हैं। आज हमने क्या क्या देखा है, कौन से पॉइंट्स देखे हैं, बोलो फटाफट मेरे साथ। पहला पॉइंट कौन सा देखा? कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों एग्जिबिट करता है? क्योंकि उसको मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अगर मेटल एटम्स के अंदर स्मॉल एटम ट्रैप होते हैं तो उसको हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। फिर हमने देखा अलॉय फॉर्मेशन, और उसके बाद हमने देखा ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉन्सेप्ट, राइट। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे स्टेबलाइज करती है वो हमने प्रीवियसली ऑक्सीडेशन स्टेट जब देखा था प्रीवियस लेक्चर में, उसी में ही हमने कंप्लीट किया है। ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आवर डी ब्लॉक एलिमेंट। सो इफ यू हैव एनी डाउट टू कमेंट। ओके, अगर समझ में आया है तो हिट द लाइक बटन। ओके, टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। See you soon.